पिछली क्लासेस में जो फाइनल इक्वेशन हमने लिखी थी, इनफैक्ट उससे पहले, और उसमें हमने बताया था कि कोई भी आपके पास करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट की अगर डायरेक्शन ये है तो उसके बाद फिर हमने कहा था कि हमेशा आपको एक काम करना होगा, और वो ये कि उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर आपको एक स्मॉल सेगमेंट लेना पड़ेगा, जिसको हमने कहा कि DL, और वहाँ से फिर जिस पॉइंट की फील्ड निकालनी है वो उस पॉइंट तक आप एक वेक्टर डिफाइन करेंगे विच इज R वेक्टर, और R वेक्टर इज ऑलवेज पॉइंटेड फ्रॉम दिस डिफरेंशियल लेंथ टू द पॉइंट T। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डायरेक्शन आपने हमेशा उस DL से आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ रखना है। एनीवे, तो इस कंडीशन पर हमने कहा कि जो डिफरेंशियल फील्ड है दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू करंट DL क्रॉस R डिवाइडेड बाय R क्यूब। अच्छा, अब इसमें अगर आप लोगों को किसी को भी अब मैं जो कर रहा हूँ, अगर कोई सवाल हो तो बजाय इसके कि रेज हैंड करें, कोशिश करें कि अपना माइक ऑन करें और मुझसे साथ साथ पूछ लें, क्योंकि रेज हैंड को शायद मैं ना देख पाऊँ। और अगर ऐसा लगे कि दो स्टूडेंट एक साथ बोल रहे हैं तो कोशिश करें कि एक अपने आप पहले दूसरों को मौका दे दें, ताकि फिर पहले वाला पूछ ले, उसके बाद फिर वो पूछ लें, ताकि मुझे आप लोगों की बात समझ में आ जाए। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे। उसके बाद फिर हमने कहा कि आई मीन दिस इज द डिफरेंशियल फील्ड इज इक्वल्स टू, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लगाया था, देयर वाज म्यू नॉट ओवर 4 पाई एंड I DL क्रॉस R और R क्यूब। और ये इस पॉइंट के ऊपर जो मैंने कहा कि जो करेक्शन मैं चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो म्यू नॉट मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ये मुझे नहीं लिखना चाहिए था। इनफैक्ट ये यहाँ पर नहीं होगा। तो फिर अगर ये नहीं होगा तो इक्वेशन की सूरत क्या बनेगी? जो करेक्ट सूरत है, यानी इस इक्वेशन को मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यानी ये इस इक्वेशन के बजाय जो करेक्ट इक्वेशन होगी दैट वुड बी DH इज इक्वल्स टू 1 ओवर 4 पाई I DL क्रॉस R डिवाइडेड बाय R क्यूब। अब यहाँ पर आप ये पूछ सकते हैं कि मैं म्यू नॉट क्यों नहीं लिख रहा। पिछले सेशन में आपकी तरफ से ये सवाल आया था कि D और H में क्या फ़र्क होता है, और मैंने आपको बताया था कि दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस सिर्फ एक फ़र्क ये है कि जो H है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, और जो B है वो मीडियम डिपेंडेंट पैरामीटर है। तो मैं यहाँ पर इस करेक्शन के साथ साथ मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा B और H में मज़ीद आप लोगों के सामने डिफरेंस रखूँ ताकि ये बात क्लियर हो जाए। लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो पिछली वीडियो आप लोगों को मैंने दी थी उसमें ये करेक्शन आप ज़रूर कर लीजिएगा जब आप उसे अपने नोटबुक के ऊपर उस डेरिवेशन को कर रहे होंगे। लेकिन अगर इसी तरह से अगर मुझे निकालना हो DB, आप दोनों चीज़ें बायोट-सावर्त लॉ से निकाल सकते हैं। तो जब DB निकालेंगे तो DB विल बी म्यू नॉट ओवर 4 पाई and I DL क्रॉस
आर्क वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो हमने पिछली क्लास में बेसिकली वो बी निकाल लिया था गलती से और उसको लिखा था DH। इनफैक्ट ये जो गलती हुई वो इस लिहाज से हुई कि जो ग्रिफिथ की बुक है, उस ग्रिफिथ की बुक में मैग्नेटोस्टैटिक के चैप्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है, तो वो ये निकालता है, आई मीन दिस इज अ DB। और ये जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसमें वो DH निकालते हैं। तो बहरहाल मैंने DH निकाला, लेकिन उसकी जगह पर मीडियम की डिपेंडेंसी डाल दी है। तो एक करेक्शन तो आप पिछले लेक्चर में ये कर लीजिए। और अब मैं आ रहा हूँ अपने उस पॉइंट पर कि मैं थोड़ा सा हम डिटेल देख लें कि ये B और H में बेसिकली फ़र्क होता क्या है। ये मैंने दो कॉलम बनाया और इस कॉलम में, पहले कॉलम में मैं लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी, और दूसरे में मैं लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड तो कहना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सर ये हुआवे Y7 की बैकग्राउंड आवाज दो। ये इसके ऊपर कौन है? हवाई Y7 के ऊपर नाम बताइए बेटा। ये जो हवाई Y7 पर कौन स्टूडेंट है? आई थिंक कोई गर्ल है सर। हाँ बेटा, नाम बताओ जरा, शाबाश। हवाई Y7 प्राइम के ऊपर जो स्टूडेंट हैं वो अपना नाम बताइए। बेटा हवाई Y7 प्राइम के ऊपर जो स्टूडेंट है वो अपना नाम बताइए, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगा यहाँ से। चले, मैंने उन्हें रिमूव कर दिया है। अगर मुझे कोई और बता दे कौन, अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो फिर मैं उनको दोबारा से ज्वाइन करवाता हूँ। एनीवे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरे कॉलम में मैं लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो होती है H और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है B। और मैग्नेटिक ये जो H है इसका जो फार्मूला होगा वो ये वाला होगा कि H इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटीग्रल I dl क्रॉस R डिवाइडेड बाय R क्यूब। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसका फार्मूला होगा 1 म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl क्रॉस R। बिस्मा बदर, आप बेटा अपना माइक ऑफ करें। शाबाश। मोहम्मद उस्मान रहमानी, आप अपना माइक ऑफ करें। गुड।
तो आप लोग अपना माइक ऑफ रखें बेटा, क्योंकि मेरे पास फिर इको होके साउंड रिपीट हो रही है तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। और डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो अब अगर आप ये देख लें कि एच और बी में बस इतना ही फ़र्क है, यानी एच के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, यानी एक पॉइंट ये मैंने बताया, दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट ये है कि एच does not depend on medium, जबकि जो B है that is B does depend on medium, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि H in fact depends only on origin, I mean जहाँ से फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और वो ओरिजिन क्या होगा, that only on its origin, that is I and DL of course, जबकि B जो है वो अपने ओरिजिन पर तो डिपेंड करता है, लेकिन साथ साथ मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक पर भी डिपेंड करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो B है which is called magnetic flux density depend on I DL, which is the origin of the magnetic field, and what we call mu naught, जो कि मीडियम की प्रॉपर्टी। तो ये फ़र्क है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में। ये जो फार्मूला मैंने आपके सामने रखा है, ये आप इनफैक्ट ये वाला फार्मूला, आई मीन दिस इज, मैं इसको रेड से राउंड कर रहा हूँ। तो बायोट-सावर्ट लॉ कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन ईदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो आप चाहें निकाल सकते हैं। तो जिस किताब को हम फॉलो कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर फोकस इस चैप्टर के अंदर एच निकालने पे किया गया है, और उसके बाद जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे जहाँ पे हम फील्ड की डिपेंडेंसी की बात करेंगे, तो वहाँ पर फिर वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात की जाएगी। जबकि ग्रिफिथ के चैप्टर में शुरू से ही बी निकाल के बताया गया है। तो मुझे चूंकि शायद उसकी आदत है, तो मैं यहाँ पर एच की जगह पर मैं बी ही लिख गया हूँ। इनफैक्ट लिखा मैंने एच है, लेकिन उसमें मैंने फील्ड की डिपेंडेंसी डाल दी है। तो आई होप आप लोगों को ये फ़र्क समझ में आ गया होगा कि एच और बी में क्या फ़र्क है। एक और मुख्तसर सी बात मैं बताऊं कि ये जो एच और बी है, ये दोनों बेसिकली फील्ड इंटेंसिटी ही हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि मीडियम के अंदर कैलकुलेट की जाती है, जिसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, और एक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि फ्री स्पेस में कैलकुलेट की जाती है, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो एक केस में जब आप मीडियम इन्वॉल्व हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को आप फ्लक्स के मेथड से निकालेंगे, और वहाँ पर मीडियम की डिपेंडेंसी आपको नज़र आएगी। लेकिन अगर फ्री स्पेस है तो फिर ज़ाहिर है आपको मीडियम की डिपेंडेंसी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल फार्मूला लिख सकते हैं विदाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ परमेबिलिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये आप अपने जहन में रखें कि बोथ आर इन प्रिंसिपल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। फ्लक्स डेंसिटी हम इसलिए कह रहे हैं कि ज़ाहिर है वो किसी मीडियम में उसे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो दैट्स द एंड ऑफ दिस करेक्शन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक पे जाऊं, यहाँ पर अगर कोई सवाल या कोई क्यूरी अगर मौजूद है तो आप अपना माइक ऑन करें और
सवाल रेज कीजिए। शाबाश। जी, आप कोई सवाल, आप मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं इस टॉपिक में, तो वो आप अपना माइक ऑन करें और सवाल रेज कीजिए। हेलो दानियाल, आप आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है जी। सर, वो पिछले लेक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जी जी, ज़रूर करें। बस एक तो मुझे ये बताइए कि आवाज़ में क्लियरिटी है या इको आ रही है मेरी? नहीं बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी चलें, आवाज। ठीक है जी, आप कीजिए, उसके बाद फिर बाकी स्टूडेंट। हेरा गुल, आप अपना माइक बेटा ऑफ करो। सर, वो बायोसेवर्ट लॉ का जो टॉपिक था ना, उससे पहले आपने जो एक क्वेश्चन समझाया था उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। बताइए। सर, ये स्क्रीन शेयर करनी है श्योर करें। सर, लेकिन हो नहीं रही। आपने शायद एक मिनट, हाँ मैंने डिसेबल किया हुआ है। जी, आप करें। अभी भी नहीं हो रही। एक मिनट, मैं ज़रा से स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं इनको करवा दूं, फिर मैं आपको की तरफ आता हूं। तो मैं आपको एज ए होस्ट इनवाइट करूं, फिर होगा, राइट? ये शायद वैसे हो। ओके, वेट। जी, आप ट्राई करें। जी सर। फराज अहमद बेटा, माइक अपना ऑफ करो। शाबाश। सॉरी सर। ओके। सर, आपको स्क्रीन दिख रही है आपके लेक्चर की, लेफ्ट वाला जो पोर्शन है? जी जी जी, मुझे दिख रही है। जी सर। सर, यहाँ पे आपने बोला था कि कंडक्टर में जो जितने चार्जेस जाएंगे और उसी में से इतने ही बाहर निकलेंगे, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन बनेगी जहाँ पे हमारे पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास चार्ज जो है बैलेंस होंगे कंडक्टर के अंदर। ओके। और यहाँ यहाँ ये वाली कंडीशन में मेरे पास चार्ज जो है अनबैलेंस हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। ओके। सर, रियलिटी में हमारे वायर में क्या होता है? मुझे तो नहीं लगता कि ये वाली कंडीशन फुलफिल होती होगी। क्यों बेटा? मतलब सर, क्योंकि जब क्वेश्चन। कंडक्टर के अंदर हम लोग जब राइट साइड पे आप डायग्राम देख रहे हैं ये वाली, जी जी। सर जब हम लोग कंडक्टर के अंदर जब हम लोग बैटरी लगाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाती। असल में बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ जाते हैं और पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं और वो चलते जाते हैं मुस्तकिल। ठीक तो है। वो ये वाली जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस नहीं कर पाते, तभी मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ ना कुछ होती है और ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो तभी यहाँ पे जो ये वाली कंडीशन है वो तो फुलफिल नहीं होगी। नहीं, वो इसको इसलिए, अच्छा मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन मैं अगर मुझे कोई और स्टूडेंट बता सके कि ये स्क्रीन और ये हमारी डिस्कशन समझ में आ रही है, आवाज़ आ रही है कि सबको, अदर जी देन? सर, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, गुड। तो एक तो आपने जो सवाल किया है, ये बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, आई मीन ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला, राइट वाला? ये मेरा माउस नज़र आ रहा है आप लोगों को? दिस वन नो सर। नहीं नज़र आ रहा? नो सर। कर्सर नज़र नहीं आ रहा मेरा? जी सर, आपके कर्सर नजर आ रहा है सर। हाँ, दानियाल आप कर्सर हटाइए अपना। जी, हटा ठीक दिया। है, ये कर्सर नज़र आ रहा है मेरा? नहीं। डेल डॉट जे पे मैंने रखा हुआ है। अच्छा, नहीं ठीक। सर। यस। नहीं सर, नहीं नजर आ रहा। मैं इसको मूव डेल डॉट जे के ऊपर। नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा, मेरे पास सिर्फ अपनी स्क्रीन नजर आ रही है। नहीं आ रहा। अच्छा, एक मिनट में नो सर। इस स्क्रीन पर मैं लिख सकता हूँ या नहीं?
नहीं सर, आप नहीं लिख सकते इस पे, मैं ही कुछ कर सकता हूँ, वो मेरा ही कर्सर नजर आएगा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, मैं फिर अपनी स्क्रीन की, मैं क्वेश्चन आपका मैंने समझ लिया, मैं अब अपनी स्क्रीन की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। चलें ठीक है। ओके, उसको बंद कर दीजिए। जी, तो नॉर्मली मैंने ये कहा था कि अगर ये जो कंडीशन है विच इज डेल डॉट जे वाली, अगर ये ज़ीरो है, और आपको याद होगा कि ये कंडीशन हमने ड्राइव की थी इस कंडीशन के ऊपर, व्हेन वी हैव स्टेडी स्टेट करंट। और स्टेडी स्टेट करंट पर ये कहाँ से इक्वेशन आई थी, आप हमारे पास ये वाला जो पार्ट था वो हमने इसको ज़ीरो कर दिया था। तो जब ये ज़ीरो किया था तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। तो नॉर्मली अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है और उसको आपने किसी पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर प्लेस कर दिया, तो इसमें करंट जो है वो ज़ाहिर है इस आपको मिलेगा, इसमें फ्लो होगा, और उसको यकीनी तौर पर आपने किसी बैटरी से कनेक्ट किया होगा, कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। तो अगर तो ये बैटरी जो कि नॉर्मली हम जो इस्तेमाल करते हैं वो बैटरी जो है वो उसके अंदर ये जो कंडीशन है स्टेडी स्टेट की वो फुलफिल करती है, बिकॉज अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगी तो दैट लीड्स टू द डाइवर्जेंस ऑफ जे मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। और अगर ये ज़ीरो हो गया तो फिर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि किसी जगह पर चार्ज की एक्यूमुलेशन नहीं हो रही। लेकिन अगर ये वाला जो पार्ट है ये नॉन ज़ीरो के बराबर हो जाए तो उसको हम कहते हैं नॉन स्टेडी स्टेट करंट, यानी करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यानी मिसाल के तौर पर एक सेकंड में मिसाल के तौर पर 100 कूलम चार्ज फ्लो हो रहे हैं, फिर अगले सेकंड में उनकी तादाद 500 कूलम हो जाएगी, और अब तीसरे सेकंड पर उसकी तादाद फिर हो सकता है कि 10 कूलम हो जाए। तो चार्ज की डिपेंडेंसी अगर आई मीन करंट की डिपेंडेंसी टाइम पर डिपेंड करेगी तो फिर वो नॉन स्टेडी स्टेट करंट होगा, और वहाँ पर चार्ज किसी ख़ास रीजन में आपको या तो एक्यूमुलेट होता हुआ नज़र आएगा या डेफिशिएंसी वहाँ पे नज़र आएगी। यानी हर रीजन के अंदर चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज की रिस्पेक्ट से तब्दील हो जाएंगे, जबकि स्टेडी स्टेट करंट में ऑन द एवरेज जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे हर जगह पर, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा। That's the reasons we have only magnetic field around our steady state current। और नॉर्मली जो बैटरी या जो भी आप डीसी सर्किट इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर जो करंट है वो स्टेडी स्टेट करंट होता है। नॉन स्टेडी स्टेट करंट जनरली प्रोड्यूस इन स्पेसिफिक डिवाइस। So I mean that's the answer of your question, Daniel. बताइए आप, any question on this or any argument, comment on this? तो सर रियलिटी में हमारे पास डेल डॉट जे वाली कंडीशन होती है, मतलब del dot हमारे j जो is वायर्स equals to, होते हैं। हाँ जी, j is equals to 0। अच्छा जी ठीक है, समझ और गया, थैंक यू सर। उसकी जो रीजन है वो यहाँ से आती है। इम्पोर्टेंट चीज जो है जी वो तो ये वाली है, आई मीन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। If this equation holds, then of course divergence of j must be 0, otherwise not। ओके सर ठीक तो है, अगर फील्ड जो है वो जीरो है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होगा? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द वायर तो जीरो नहीं है वो तो, और वो जो है वो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं है, वो तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से है जो आपने बैटरी में दिया हुआ है। यानी ये जो मैंने आपके सामने बनाया है एक वायर, ये वाला, कैन यू सी दिस कर्सर? यस जी सर। सर, दिख रहा है। ठीक है, फाइन। तो जब आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये जो एंड है दिस वुड बी अ पॉजिटिव
terminal, or with respect to this terminal, other terminal would be a negative terminal. तो अब इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो जाएगी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो आपने बैटरी से लगाया हुआ है। हम जिस फील्ड की बात कर रहे हैं वो तो एक्चुअली उस करंट, उस चार्ज की मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है इस वायर के अराउंड बेसिकली। तो आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बगैर चार्ज फ्लो नहीं होते। यस, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस फ्रॉम द बैटरी, not from the moving of the charges within the current carrying wire. जी ओके सर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जी। और कोई सवाल अगर बेटा आप लोगों के आज के लेक्चर में या इवन अगर पिछले टॉपिक से हो तो फिर, अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। ये जो B और H की मैंने बात की है, इसमें कोई और सवाल आपके जहन में आ रहा है अगर मैं सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया? सर जी बेटा। सर आपने जो ये कंडीशन बताई है del dot j is equal to 0, उसमें Right. आपने पहले लेक्चर में आपने एक्सप्लेन किया था कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितने अमाउंट ऑफ फ्लक्स इन हो रहे होते उतने अमाउंट ऑफ फ्लक्स आउट हो रहे थे, तो उसकी वजह से ये कंडीशन आ जाती है, 0 आ जाती है। ठीक है। हेलो सर। अच्छा, तो सर उस वायर के अंदर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई रेजिस्टिविटी है जिसकी वजह से जो है ना वो उसके इन और आउट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, तो उसमें ये कंडीशन तो नहीं हो सकता ना, 0 वाला कंडीशन जो आपने बताया। अच्छा ठीक है, गुड क्वेश्चन। देखें, ये अभी तक तो हम किसी वायर की बात कर रहे थे, ठीक, लेकिन अगर चलें फर्ज कर लें कि वी हैव एनी रेजिस्टेंस से हियर आर, या इवन आपके पास कोई इंडक्टर हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकती है, तो उस सूरत में आप उसको कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी के साथ, और उसके बाद फिर उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये है कि आपके पास ये जो, अगर तो ये बैटरी, ये जो मैंने कहा कि स्टेडी स्टेट और नॉन स्टेडी स्टेट करंट, बेसिकली दिस कंडीशन डिपेंड्स ऑन द सोर्स, कि आप वो सोर्स कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। वेल और किसी हद तक उन डिवाइस पर भी डिपेंड करता है, यानी अगर मिसाल के तौर पर आप इसकी जगह पर कोई डायोड इस्तेमाल कर लेते, से इफ़ यू हैव एनी डायोड, तो ये जो चीज़ है आपके पास, ये आपको मालूम है कि दिस इज़ अ नॉन लीनियर डिवाइस, है ना। लीनियर डिवाइस से मुराद है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर और इंडक्टर, इसके अंदर आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना करंट फ्लो होगा। लेकिन ये जो डायोड या ट्रांजिस्टर, ये जितने भी एक्टिव डिवाइसेस हैं, ऑल आर कॉल्ड नॉन लीनियर डिवाइसेस। यहाँ पर ये जो ओम्स लॉ है ये अपनी फुल स्प्लिट में अप्लाई नहीं होता, यानी बेसिकली आप ये नहीं कह सकते V इज इक्वल्स टू V प्रोपोर्शनल टू I फॉर ऑल कंडीशन ऑफ V। यहाँ पर तो आप ये कहते हैं कि दैट होल्ड एक्चुअली I, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द लीनियर डिवाइसेस। और जितने एक्टिव डिवाइसेस हैं वो नॉन लीनियर हैं, ठीक है। तो अब अगर आपके पास एक्टिव डिवाइसेस हैं यानी नॉन लीनियर डिवाइसेस हैं, तो वहाँ पर इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, वहाँ पर किसी जगह पर चार्ज एक्यूमुलेट होता है, और जब चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो फिर आपकी ये जो कंडीशन है, बेसिकली ये वाली कंडीशन या फिर ये वाली कंडीशन, जाहिर है वो दोनों कंडीशन जो है वो यहाँ पर होल्ड नहीं करेंगी। तो जब नहीं करेंगी तो बात बिल्कुल सिंपल है कि इस अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही हैं तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो नॉन स्टेडी स्टेट करंट है, एंड इफ़ यू हैव अ नॉन स्टेडी स्टेट करंट देन यू हैव बोथ फील्ड around the vicinity of that devices.
लेकिन अगर आपने जो कहा कि रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की वजह से उसकी जो स्टेडी स्टेट करंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सोर्स स्टेडी स्टेट है तो फिर उसमें जो फ्लो होने वाला करंट वो भी स्टेडी स्टेट होगा। हाँ, अगर सोर्स नॉन स्टेडी स्टेट है तो इवन इफ यू हैव अ पैसिव आई मीन कंपोनेंट, वहाँ पर भी आप चार्जेस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। एंड इफ यू हैव एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस within the device, then you have both in fact H and E. और ये किस कंडीशन पे है? ये उस कंडीशन पे है कि अगर आपके पास ये चीज़ें फुलफिल कर रही हैं। However, sorry, अगर आपके पास ये फुलफिल नहीं कर रही, लेकिन अगर आपके पास ये 0 के बराबर है, that leads to only H around that devices. वहाँ पर E की वैल्यू को 0 होना चाहिए, क्योंकि E तो सिर्फ उस वक्त होता है जब किसी जगह पर कोई चार्ज, एक इम्बैलेंस चार्ज होगा। पॉजिटिव नेगेटिव जब आपस में बराबर होंगे तो फिर हम E एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सर आवाज जी, अभी सवाल किसने किया था इससे पहले? जी सर, मैंने किया था। क्या नाम है बेटा आपका? अनिका। अनिका। अनिका, ठीक है। अनिका, क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके, वेलकम जी। और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन बेटा? चलें, अब और अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, या कोई और क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? चलें, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, और अगेन अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप हमें रोकेंगे और क्वेश्चन करेंगे। उस्मान मुनीर कौन है? उस्मान बेटा माइक ऑफ करो। गुड। अच्छा, अब जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले अगर आप अपनी बुक चेक करेंगे तो उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल आपकी किताब में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर उसे सॉल्व करना चाहता हूँ, इसलिए मैं फिजिक्स कर रहा हूँ, आप जो है इंग्लिश पढ़ते हैं कि फराज। फराज में वाइफ Who is फराज? फराज अहमद कौन है? फराज अहमद। फराज अहमद कौन है? मैं फराज अहमद को भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। बट आप लोग कोशिश करें कि माइक अपना ऑफ रखें, क्योंकि आप माइक अगर ऑन करेंगे तो फिर मेरे पास इको भी आ रही है, और ज़ाहिर है बाकी दूसरे लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है, लेकिन उस एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप नई सीखेंगे। यू नो, हाउ टू अप्लाई द बायोट-सावर्त लॉ फॉर एनी एप्लीकेशन। तो रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर जब मैं बायोट-सावर्त लॉ की बात कर रहा था तो कुछ आखिर में मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए थे कि आपको इनिशियली क्या करना होगा जब आप बायोट-सावर्त लॉ अप्लाई करेंगे। तो मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल कर दूं। मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि यानी जो इक्वेशन हमने लिखी थी और आज जो हमने उसको करेक्ट किया, तो उसको मैं फिर लिख रहा हूँ। करेक्टेड इक्वेशन इज 1/4 पाई
I DL क्रॉस R एंड R क्यूब, और इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दें तो फिर आपके पास H निकल के आ जाएगा। इनफैक्ट I भी कांस्टेंट है, मैं उसको भी बाहर रख रहा हूँ, 4 पाई DL क्रॉस R और R क्यूब। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपको बेसिकली DL डिफाइन करना होगा, यानी फर्स्ट यू नीड टू डिफाइन DL, और DL डिफाइन करने के लिए आप करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन का ख्याल रखेंगे। उसके बाद फिर आप करेंगे डिफाइन R, and R is pointing from DL to the point जहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम किताब में, जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास है, उसको, उसकी जो फिगर है वो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी, यानी से दिस इज Z axis and another if you have this is a raw axis, और इस वक्त मैं जो ये सॉल्व कर रहा हूँ दिस इज आई मीन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। आप जानते हैं कि इसमें एक रॉ कंपोनेंट है, वो है पाई कंपोनेंट है, और एक जेड कंपोनेंट है। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट लेने की वजह क्या बनी, इसलिए कि एक करंट कैरिंग वायर में आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस वायर की वेसिनिटी में सर्कुलरली एक्सपेंडेड होता है, और उसकी जो सिमेट्री है वो एक सिलिंड्रिकल सिमेट्री है। सो फॉर द केस ऑफ करंट कैरिंग वायर, इनफैक्ट स्टेट करंट कैरिंग वायर, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड की सिमेट्री सिलिंड्रिकल है, तो फिर ये अच्छा होगा कि हम जो कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करें वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करें। और इस केस में जो वायर है वो इस Z एक्सिस के ऊपर प्लेस किया हुआ है। लेट मी ड्रॉ इट विल बी, ये आपके पास एक वायर मैं रख रहा हूँ, this axis is a Z axis and this horizontal axis is a raw axis basically। और आप जानते हैं कि जो phi है that is actually around this plane of raw and Z। तो उसकी बात अभी मैं करूँगा जब मुझे डायरेक्शन की बात होगी। तो ये एक फाइनाइट वायर है जिसको मैंने रेड लाइन से बनाया है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो L है। दिस इज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस वायर, दिस इज टर्मिनल पॉइंट। आप यही काम एक इनफाइनाइट वायर के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त अभी हम जो फील्ड निकाल रहे हैं वो फाइनाइट वायर के लिए, और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है ये फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जी हसन नफीस, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी हसन, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सॉरी सर, वो मिस्टेकन। अच्छा चलें चलें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले काम जो हमने बताया आपको कि फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन DL, और DL कैसे करते हैं, आप उस करंट कैरिंग वायर पर किसी भी जगह पे आप स्मॉल सेगमेंट ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ से दिस इज DL, और जो फील्ड निकालनी है वो समवेयर अलोंग दिस पॉइंट। अब अगर करंट जो है वो ऊपर की तरफ है तो राइट हैंड रूल से अगर आप इस पॉइंट के ऊपर, जिसको मैं P कह रहा हूँ, यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहेंगे तो आप अपना राइट हैंड रूल इस पे अप्लाई कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट वुड बी इनटू द पेज और इनटू द स्क्रीन।
जिसे मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये DL बना दिया। DL इज एक्चुअली अलोंग द Z एक्सिस। और दूसरा काम क्या करते हैं, आपको एक R वेक्टर चाहिए होता है, और R वेक्टर के लिए सिंपली यू जस्ट नीड टू कनेक्ट DL टू दिस पॉइंट P. दिस इज R वेक्टर। ये एक 90 डिग्री है, और एंगल बिटवीन R एंड DL वुड बी से, यहाँ पर मैं इसको अल्फा कहता हूँ क्योंकि बुक के अंदर अल्फा का हुआ है, तो यहाँ पर हम भी अल्फा कह देते हैं, लेकिन आप इसे थीटा भी कह सकते हैं। तो चलें अब हम एक एक करके अपनी जो बायोट-सावर्ट लॉ के मुताबिक सबसे पहले DL डिफाइन करते हैं। सो इन ऑर्डर टू डिफाइन DL, फर्स्ट बिकॉज DL इज अलोंग द Z एक्सिस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि DZ into AZ cap, because DL is a line segment but it is a vector quantity. तो DL को यहाँ पर DZ और उसके साथ साथ उसका यूनिट वेक्टर भी लिया जाएगा। एंड सिमिलरली R को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, R बिकॉज फ्रॉम DL टू पॉइंट P, और ये एक प्लेन के ऊपर है, एंड द प्लेन इज रॉ एंड Z प्लेन। तो जब कोई वेक्टर प्लेन पे होता है तो आप उसे रिजॉल्व करते हैं, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट रॉ होगा, दूसरा कंपोनेंट Z का होगा। तो अब अगर देखें कि इस वेक्टर को मैं अगर रिजॉल्व करूं एक रॉ कंपोनेंट में, तो रॉ कंपोनेंट वुड बी इन दिस डायरेक्शन। फिगर को अगर देखें, ए रॉ कैप, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट वुड बी आई मीन मैं इसको अलग से बता रहा हूँ कि इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस वुड बी Z into AZ cap. तो R वेक्टर इनफैक्ट ये नीचे की तरफ है तो ये माइनस आप लिखेंगे, तो R वेक्टर हो जाएगा रॉ इंटू ए रॉ कैप माइनस Z इंटू AZ कैप। तो अब अगर ये दो चीज़ें बस इंपॉर्टेंट हैं आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने के लिए, ये दो चीज़ें आप लिख लेते हैं तो फिर उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन रह जाती है बायोट-सावर्ट लॉ में। So, according to the Biot-Savart law, first we need to calculate DL cross R. ये दोनों जी बेटा सर ये R के फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलें उस फिगर को की बजाय पहले मैं उस फिगर से दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। ये वाला वेक्टर जो है वो था R वेक्टर, और ये जो वेक्टर है दिस इज अ Z वेक्टर, एंड दिस इज रॉ वेक्टर, ठीक है। इनफैक्ट ये तो अब अगर मैंने कहा कि R अगर इस डायरेक्शन में है तो इसके कंपोनेंट कौन से होंगे, अकॉर्डिंग टू द हेड टू टेल रूल, दिस इज एन एंगल। तो ये जो कंपोनेंट है ये आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे, और इसको आप इधर इसके डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, यानी हेड टू हेड एंड टेल टू टेल का रूल यहाँ पे इस्तेमाल किया है। Therefore, R would be rho minus Z, because Z is downward direction. और अगर आप इस R को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा rho into a rho cap minus Z into a Z cap. I mean, this is how we just picked up the vector R. Got it, beta? Yes, sir. Okay, so now let's determine a cross product of DL into R. So DL हमने define किया, which is DZ into AZ cap cross R की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, which is rho A rho cap minus
z into az cap। अब इसको मल्टीप्लाई करना है एंड दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो इसको आप डिटरमिनेंट के मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सिर्फ यहाँ पर एक कंपोनेंट है, यहाँ दो कंपोनेंट है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ज़रा गौर से देखें। तो ये dz एंड रॉ, तो ये हो जाएगा रॉ इंटू dz और az कैप क्रॉस a रॉ कैप, az कैप क्रॉस a रॉ कैप। एक टर्म हो जाएगी ये वाली, दूसरी टर्म हो जाएगी माइनस z इंटू dz और यहाँ पे हो जाएगा ये az क्रॉस az। तो ये वाली टर्म तो क्लियरली है जीरो हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो के बराबर होता है, az क्रॉस az, because the angle between two parallel vectors is zero and the cross product has a sin theta, therefore जो सेकंड टर्म है वो तो जीरो के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए az कैप क्रॉस a रॉ कैप, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा a फाई कैप के। लेकिन कैसे? इसके लिए आप तरीका ये होता है कि जो टर्मिनल जो कोऑर्डिनेट हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के, वो आपने देखा है कि दिस इज a रॉ कैप, a फाई कैप एंड az कैप। ये यूनिट वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स इस तरह होंगे और इनका अगर जो क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो अच्छा होता है कि अगर आप इसको एक साइक्लिक मेथड से निकालें। एंड लेट्स सपोज यू हैव अ साइकिल, इनफैक्ट अ सर्कल, इसको मैं कहता हूँ कि a रॉ कैप, उसके बाद फिर बारी आती है a फाई कैप की एंड द थर्ड इज az कैप। तो अब आपको निकालना है अगर az क्रॉस a रॉ, तो आप az से इस डायरेक्शन में चलेंगे तो az क्रॉस a रॉ मस्ट बी इक्वल टू अ थर्ड यूनिट वेक्टर a फाई। बेटा ये स्क्रीन पर जो भी लिख रहे हैं वो प्लीज़ अवॉइड करें, ये मैंने आप लोगों को अलाउ किया हुआ है, लेकिन ये उस वक्त किया जाए जब आपको मैं कहूँ। ये रेस करें अगर जिसने भी लिखा है स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन पर जिसने भी लिखा है इसको रेस कीजिए। ओके, सो dl cross r can be written as rho into dz और az क्रॉस a रॉ की जगह पर आपने बताया कि दिस वुड बी a फाई कैप। तो एक तो ये चीज़ आपने निकाल ली है। लेट्स वी कॉल इक्वेशन नंबर 1। बायोट-सैवर्ट लॉ में एक चीज़ और निकालना है और वो है डिनोमिनेटर में आप लिखते हैं कि r क्यूब। तो पहले आप r वेक्टर डिफाइन कर लीजिए जो कि अभी आपने किया है, which is equal to ये वाला वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज रॉ a कैप माइनस z az, रॉ a रॉ कैप माइनस z az। और r क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। दिस वुड बी r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर
power half, or r cube would be r square, rho square plus z square power 3/2. Let's recall equation number 2. So now I'm ready to write the Biot-Savart law because we already determined del cross r, ये भी हमने निकाल लिया, और r क्यूब चाहिए होता है, ये भी निकाल लिया गया है। तो Biot-Savart लॉ की इक्वेशन लिखी जाएगी I/4 पाई, डेल क्रॉस r की जगह पर मैं लिख रहा हूँ रॉ इंटू डी जेड ए फाई डिवाइडेड बाय r क्यूब की जगह पर लिखा जाएगा रॉ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड 3/2। इसको आप थोड़ा सा मज़ीद रिफ्रेश कर लीजिए। रॉ कांस्टेंट है यहाँ पर, इसको बाहर निकाल लेंगे। रॉ कांस्टेंट क्यों है? इसलिए कि जो फील्ड निकाल रहे हैं आप करंट कैरिंग वायर के अराउंड, वो इस प्रॉब्लम में कांस्टेंट है, तो फिर ज़ाहिर है ये इंटीग्रल से बाहर। वी ओनली हैव वेरिएबल इन दिस केस इज z और dz divided by rho square plus z square over 3/2. So now we need to solve this integral. Keep in mind this is the line integral because ये एक वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है एक करंट कैरिंग वायर के लिए, क्योंकि डिफरेंशियल लेंथ यहाँ पर dl इस्तेमाल किया गया था जो कि dz के बराबर था। एक ही वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल होगा, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म होगा। तो जी महा, आप कुछ पूछना चाहती हैं? महा रिजवी, अगर आपका कोई सवाल है तो कीजिए, अदरवाइज माइक को ऑफ करें बेटा। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस इंटीग्रल, एक तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, लेकिन इसको आप एक और आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और वो ये है कि आप इसको ट्रांसफॉर्म करें एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर। जैसा कि मैंने कहा कि रॉ तो कांस्टेंट है, z को अगर आप अगर साइन, कोसाइन और टेंजेंट किसी से भी रिप्लेस कर सकें, सो होपफुली दिस इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड टू अ वेरी सिंपल इंटीग्रल। और उसके लिए मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर वही ट्राइंगल बना रहा हूँ जिस ट्राइंगल को हमने पहले बताया था r निकालते हुए। दिस इज अ z, this is r vector and this is a rho vector. Keep in mind this is an alpha and this is right angle triangle. तो मैंने कहा कि z निकालना है। z निकालने के लिए मैं यहाँ पर अब देख लें, साइन, कोसाइन या टेंजेंट कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्योंकि रॉ कांस्टेंट है और z निकालना चाहता हूँ, तो इन दोनों लेंथ की मदद से टेंजेंट निकाल सकता हूँ, विच इज़ टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं कि विच इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हो जाएगा रॉ ओवर z, और यहाँ से आप z निकाल लेंगे रॉ ओवर टेन अल्फा, और इसको मज़ीद आसानी के लिए आप कॉट अल्फा कर सकते हैं बिकॉज 10 इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ द कॉट अल्फा। और इसको अगर z निकाल लिया आपने और dz भी चाहिए, सो यू नीड टू जस्ट डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड यू हैव dz, रॉ कांस्टेंट है, इसको जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो दैट विल बी कोसेक स्क्वायर अल्फा
इंटू डी अल्फ़ा, और ये माइनस भी आएगा यहाँ पर। इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अपनी इस इंटीग्रल में। लेट्स कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 3। So h is equals to I over 4 pi, and dz की जगह पर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ माइनस रॉ cosec स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा एंड डिवाइडेड बाय सर आई के साथ रॉ भी आएगा। आई के साथ रॉ आएगा, यस एग्जैक्टली, थैंक यू बेटा। और नीचे आपके पास है जेड स्क्वायर, सॉरी रॉ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो रॉ तो कांस्टेंट है, प्लस जेड की जगह पर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इसको कर दिया जाए क्या, रॉ इंटू कॉट अल्फा स्क्वायर पावर 3/2, और इसको आप ज़रा सा और अगर सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस आई रॉ स्क्वायर 4 पाई कोसेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। देखें यहाँ से भी कॉमन कांस्टेंट निकाल सकते, इनफैक्ट ये रॉ स्क्वायर है, यहाँ से भी कांस्टेंट निकाल सकते हैं रॉ स्क्वायर, दोनों में से रॉ स्क्वायर निकालेंगे, उसके ऊपर पावर 3/2 है, और ये हो जाएगा रॉ पावर 3, और ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस कॉट अल्फा, इनफैक्ट कॉट स्क्वायर अल्फा 3/2। सो अब इसके बाद ये सिंपल आप इसको इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, बायोट-सावर्ट लॉ की कहानी सारी ख़त्म हो गई है, जिसे आप कर सकते हैं। इसको आप कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, एंड h इज इक्वल्स टू माइनस आई ओवर 4 पाई कोसेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। यहाँ पर भी अगर आप कॉट को इसको लिखना चाहें, यानी कॉट बराबर होता है 1/10 के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा जो है कोसेक स्क्वायर के बराबर होगा। कोसेक, ओके ना, तो ये ज़्यादा बेहतर है, इसको इस तरह से कर लें, राइट, थैंक यू। कोसेक स्क्वायर अल्फा एंड पावर इज 3/2, और इस पर जब ये पावर अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी ए कोसेक पावर 3, ऊपर कोसेक स्क्वायर है, तो इसको अगर आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें तो दैट इक्वेशन लीड्स टू माइनस आई और 4 पाई इंटीग्रल 1 ओवर कोसेक अल्फा हो जाएगा, जो कि बराबर होता है इसके साइन अल्फा, राइट, ठीक है, साइन अल्फा इंटू डी अल्फा। So I mean this is, you actually transform integral from सर 4 पाई के साथ रो भी आएगा। yes, नीचे एक रॉ भी है, राइट, थैंक यू। तो ये अब एक इंटीग्रल सिंपल हो गया, बट कीप इन माइंड इस पहले अगर डिफरेंशियल एलिमेंट dz था तो उसकी लिमिट भी z की होनी चाहिए थी, लेकिन जब आपने उसको अल्फा में ट्रांसफॉर्म कर दिया है तो फिर उसकी लिमिट भी अल्फा हो जाएगी, से अल्फा 1 और अल्फा 2 कह लीजिए इसको। ये अभी हम देखते हैं कि ये एंगल क्या होगा। इसका सोल्यूशन आपको पता है, और ये हो जाएगा आपके पास आंसर माइनस आई और 4 पाई इंटू रॉ, और साइन का इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज कॉस ऑफ अल्फा, इनफैक्ट माइनस कॉस ऑफ अल्फा, और
लिमिट हमने कहा कि फ़िलहाल अभी मैं इसको अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 कह रहा हूँ, ये अभी हम डिफ़ाइन करते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस पर लिमिट भी अप्लाई कर दें तो फाइनल इक्वेशन आपकी आ जाएगी I ओवर 4 पाई रॉ इंटू cos ऑफ अल्फ़ा 2 माइनस cos ऑफ अल्फ़ा 1 एंड यूनिट वेक्टर को हमने कहीं ऊपर ही छोड़ दिया है तो वो बहुत ज़रूरी है डायरेक्शन के लिए। यस 3 के अंदर है लेकिन उसके बाद फिर हमने उसको नहीं लिखा तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए फाई कैप, और ये आप जानते हैं कि ए फाई इज एक्चुअली अराउंड द जेड एक्सिस जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही होती है। and this is a phi cap. So this is our final equation. बस इसमें now let's define angle alpha 1 and alpha 2. तो मैं उस ट्राइंगल को दोबारा से यहाँ पर लिख रहा हूँ सर, बल्कि चलिए इसको मैं कलर चेंज कर दूँ अगर सपोज दिस इज अ वायर, ऑफ कोर्स फाइनाइट वायर की बात कर रहा हूँ फिलहाल, एंड यहाँ से हमने एक डिफाइन किया था आर वेक्टर। मैं उस पूरी फिगर को नहीं बना रहा लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसको मैं बना रहा हूँ। और इस पॉइंट पे हमने कहा था कि दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज और ये एंगल अल्फा था। तो अब अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या होगा? ऑफ कोर्स वायर जहाँ से शुरू हो रहा है इस पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म होगा वो अल्फा 1 होगा और जो टर्मिनल पॉइंट है उस पॉइंट पे जो एंगल होगा वो अल्फा 2 होगा। होगा कैसे? तो आप एक्चुअली उसको कनेक्ट करेंगे, यानी जो इनिशियल पॉइंट है उसको आप इनिशियल पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग वायर उसको आप कनेक्ट करेंगे उस पॉइंट से जहाँ पे आप फील्ड निकाल रहे हैं, और जो टर्मिनल एंडिंग पॉइंट है करंट कैरिंग वायर का उसको भी आप कनेक्ट करेंगे उसी पॉइंट से जहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। Let me draw again. Yes. अच्छा, अब अल्फा 1 चूँकि ये एंगल अल्फा हम ले चुके हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट इज़ कॉल्ड अल्फा 2 और इस पॉइंट को मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। करंट कैरिंग वायर ज़ाहिर है वो तो यहाँ पर एंड हो रहा है लेकिन मैं एक इमेजिनरी लाइन आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ सो दैट ये एंगल आप निकाल सकेंगे विच इज़ कॉल्ड अल्फा 1। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप बेसिकली एक एंगल ये भी बन रहा है लेकिन आपने ये एंगल नहीं लेना है क्योंकि हमने इनिशियली जो एंगल लिया हुआ है वो DL और R के दरमियान एंगल लिया है जो कि बॉटम एंगल है। तो अल्फा 2 को भी बॉटम होना चाहिए और अल्फा 1 को भी बॉटम होना चाहिए। और इसको आप एक तरह से और याद रख सकते हैं, यानी जब आप एक ट्राइंगल बनाते हैं, यानी से फॉर एग्जांपल यू हैव अ करंट कैरिंग वायर, ये आपके पास वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और सपोज मैं कहता हूँ कि सपोज दिस इज द पॉइंट जहाँ पर फील्ड निकालना चाहते हैं, पी पॉइंट। तो क्या करेंगे, आप इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे उस पॉइंट के साथ जहाँ पे आप फील्ड निकालना चाहते हैं। अच्छा, करंट की डायरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फा 1 अल्फा 2 कहाँ पे लेना है आपने। तो करंट की डायरेक्शन चूँकि ये है लिहाजा ये वाला जो पॉइंट है दिस विल बी कॉल्ड
इनिशियल पॉइंट जहां पर आप अल्फा 1 निकालेंगे, एंड देयर विल बी कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट जहां पर आप अल्फा 2 निकालेंगे। अच्छा, निकालेंगे कैसे? जो एंगल फॉर्म होगा, तो अल्फा 2 तो यहाँ पर देख लें, इस ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल है, और अल्फा 1 जो है इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, एक बाहर है एक अंदर है। सो अल्फा 1 अल्फा 2 आप टर्मिनल पॉइंट पे निकालेंगे विच इज इंटीरियर, एंड अल्फा 1 के लिए आपको इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और दैट वुड बी एन एक्सटीरियर एंगल विच इज अल्फा 1 हियर। सो ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है और ये वायर कहीं भी हो सकता है, लेकिन इन ऑर्डर टू फाइंड अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ये ज़हन में रख लीजिए। मैं यहाँ पर आपको लिख भी देता हूँ कि अल्फा 1 is always taken as exterior angle, and alpha 2 always taken as interior angle। और ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है, ये किसी भी करंट कैरिंग वायर, इनफैक्ट किसी भी स्टेट करंट कैरिंग वायर के लिए I over 4 pi rho into cos alpha 2 minus cos alpha 1 into phi। ये एक जनरल इक्वेशन हमने निकाल ली है, आपको अब शुरू से नहीं करना। I mean, you just use this equation। इसमें आपको क्या चाहिए? इसमें आपको पता है कि करंट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है। रॉ, व्हाट इज दिस रॉ? रॉ इज द डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग वायर टू द पॉइंट। अगर मैं इनिशियल फिगर की तरफ जाऊं दोबारा से, बिल्कुल जो शुरू में हमने बनाया था, तो यहाँ पर देखिए, दिस इज द रॉ। इनफैक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग वायर टू, अब आप ये कहेंगे करंट कैरिंग वायर तो यहाँ से रखा हुआ है, लेकिन ये एक वर्चुअल लाइन आगे की तरफ बढ़ाइए, और उस वर्चुअल लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज एक्चुअली रॉ। तो रॉ भी निकाल लिया जाएगा, और अल्फा 1 अल्फा 2 के लिए तो मैंने आपको बता दिया है। मैं एक और सिंपल एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, सिर्फ रॉ अल्फा 1 अल्फा 2 को समझाने के लिए। फर्ज कर लें कि ये आपके पास एक वायर है जिसमें करंट की डायरेक्शन ये है, और ये आपसे कहा जाता है कि इस पॉइंट के ऊपर, दिस इज पॉइंट P, जहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? यकीनी तौर पर आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक आपको चाहिए रॉ, उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो रॉ क्या होगा? रॉ के लिए तो जिस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है, उस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दीजिए, दिस वुड बी रॉ। और अल्फा 1 एंड अल्फा 2 के लिए आपको करंट की डायरेक्शन देखना होगा। करंट की डायरेक्शन जब आपको पता चल जाएगी, तो आपको इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट डिफाइन करेंगे। तो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये वाला जो पॉइंट है, दैट इज इनिशियल पॉइंट, एंड दिस इज अ टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट पर आप अल्फा 2 निकालेंगे, इनिशियल पॉइंट पर अल्फा 1 निकालेंगे, बट कीप इन माइंड अल्फा 1 is always taken as an exterior angle, and alpha 2 is an interior angle। तो आप इस P को आप इन दोनों एंड के साथ कनेक्ट कर देंगे, और चूंकि इनिशियल पॉइंट के ऊपर आप हमेशा अल्फा 1 निकालेंगे, टर्मिनल पॉइंट पर अल्फा 2 निकालेंगे, एंड बिकॉज अल्फा 1 इज एन एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर का मतलब है कि एक्सटीरियर देन दिस ट्राइंगल। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए आपको इस करंट कैरिंग वायर को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा।
so that you have alpha 1 and alpha 2 because considered as an interior angle, so that you have alpha 2 is here. In fact आप बेसिकली ये एंगल पहले मालूम करेंगे, उसके बाद फिर आप आप कर सकते हैं कि 180 माइनस थीटा करके अल्फा 1 निकाल सकते हैं। और अल्फा 2 तो आप इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा हो। ट्राइंगल कुड बी आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल कुड बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, व्हाटएवर यू हैव। अल्फा 1 अल्फा 2 निकालने का यही तरीका होगा। और रॉ निकालने के लिए आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिफाइन करेंगे फ्रॉम पॉइंट P टू द करंट कैरिंग वायर। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और रखता हूँ, क्योंकि ये तीन चीज़ें इसके अंदर बड़ी अहम हैं। Once you understand how to find raw, how to determine alpha 1 and alpha 2, आप इस इक्वेशन से किसी भी किस्म की स्टेट करंट कैरिंग वायर की सिमेट्री को अप्लाई करते हुए मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। Let's suppose you have this is a current carrying wire and the current is in this direction. और ये फर्ज करने के मैं ये कहता हूँ कि दिस इज द पॉइंट P जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको दोनों एंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस P को पहले इस एंड से भी और इस एंड से भी। और चूंकि करंट की डायरेक्शन ये है, तो इस पॉइंट के ऊपर आपको अल्फा 1 लेना होगा बिकॉज दिस इज इनिशियल पॉइंट, एंड दिस पॉइंट मस्ट हैव अल्फा 2 बिकॉज दिस इज टर्मिनल पॉइंट। एंड अल्फा 1 चूंकि एक्सटीरियर एंगल होता है, तो उस एक्सटीरियर एंगल में आप इस करंट कैरिंग वायर को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, एंड देन यू विल हैव अल्फा 1। और अल्फा 2 तो फिर निकालना बहुत सिंपल है, क्योंकि ये ऑलवेज इंटीरियर एंगल ही होता है। और रॉ क्या होगा, रॉ बिकॉज इज द लीस्ट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये इस पॉइंट को आप करंट कैरिंग वायर की तरफ जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो आपने अल्फा 1 निकालने के लिए एक इमेजिनरी लाइन बनाई है, उस लाइन के साथ आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे, so that you have 90 degree here, and this length would be called alpha. So this is the way you can apply ये जो हमने इक्वेशन निकाली है बायोट-सैवर्ट लॉ की। इनफैक्ट जो इनिशियल इक्वेशन थी बायोट-सैवर्ट लॉ की, उसी से हमने इसको ड्राइव किया हुआ है। तो ज़ाहिर है इसको भी मैं बायोट-सैवर्ट लॉ ही कह रहा हूँ। तो उस लिहाज से ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। सो वंस वी हैव अल्फा 1 अल्फा 2 रॉ, यू कैन डिटरमिन H। अब इसमें डायरेक्शन की बात यहाँ पर रह गई है। ऑल्दो अगर एक करंट जो है वो Z डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाई की डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, बिकॉज फाई इज एक्चुअली अराउंड द Z एक्सिस। लेकिन कुछ सिमेट्रीज के अंदर जब अगर करंट किसी और एक्सिस में होगा, फर्ज कर लें कि करंट को रखा हुआ है किसी रॉ डायरेक्शन में या किसी प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर डायरेक्शन निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है। तो डायरेक्शन इसमें निकालना अभी बाकी है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन यहाँ तक आप लोगों को अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए वन बाय वन। सर मेरा क्वेश्चन है जी सर, अगर ये वायर दोनों साइडेड इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो हमारा अल्फा 1 और अल्फा 2 मतलब 90 हो जाएंगे, सही है? अल्फा 1 अल्फा 2 90 नहीं होंगे। ये डिपेंड करेगा बेसिकली कि आप उसको दोनों तरफ से एक्सटेंड कर रहे हैं या एक तरफ से एक्सटेंड करेंगे। अगर आप दोनों तरफ से कर रहे हैं जी, तो दोनों तरफ से एक्सटेंड करेंगे तो 90 नहीं होगा, बल्कि वो एक तरफ से होगा। इन प्रिंसिपल उसको 0 होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने बना देता हूँ।
इनिशियल हमारे पास ये वायर था, ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर, और ये वाला पॉइंट था जहां पर हमने फील्ड निकालना है, ये हमने निकाल लिया इनफैक्ट। तो इस लाइन को अगर मैं मजीद आगे की तरफ बढ़ा लूं, फर्ज कर लें कि इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं ये फर्ज कर लें कि ये इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, और इसको ज़ाहिर है मैं एक नेगेटिव इन्फिनिट कह देता हूँ, क्योंकि अगर दोनों जानिब इसको एक्सटेंड किया जा रहा है तो ये नेगेटिव का मतलब सिर्फ एक्सिस है, एक जानिब पॉजिटिव कह लें, एक तरफ नेगेटिव कह लें। तो अब अगर क्या करना होता है, हमें अल्फा 1 अल्फा 2 के लिए हमें इस पॉइंट को कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो जब आप इन्फिनिट पे ले गए तो आप इस पॉइंट को कैसे कनेक्ट करेंगे? ज़ाहिर है इसका मतलब है कि वो जो लाइन होगी वो भी पैरेलल होगी, जी बिल्कुल, और ये भी पैरेलल होगी ज़ाहिर है। तो आपको पता है कि एंगल बिटवीन पैरेलल लाइन इज जीरो। तो अगर डायरेक्शन चूंकि इस जानिब करंट की डायरेक्शन यूं है, तो जो अल्फा 1 होगा वो तो जीरो हो जाएगा, और जो अल्फा 2 यहाँ पे बनेगा वो चूंकि एक तरफ आप जीरो ले रहे हैं तो दूसरी तरफ वो एक तरह से आप एक्सक्यूज मी सर, रिवर्स हो जाता है। तो फिर इसको आप जीरो नहीं लेंगे बल्कि इसको आप लेंगे 180। यानी ये बिल्कुल ऐसी बात है कि फर्ज कर लें कि एक मिनट बेटा, मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपका। यानी फर्ज कर लें कि दिस इज, इस पॉइंट के ऊपर अगर एंगल थीटा 0 के बराबर है तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? ज़ाहिर है थीटा 180 के बराबर हो जाएगा। तो एक तरफ अगर आप 0 ले रहे हैं तो दूसरी तरफ आप उसको 180 लेंगे, विच इज़ अल्फा 2। अब अगर इन चीज़ों को आप वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दें तो कोसाइन की वैल्यू ख़त्म हो जाएंगी, एंड यू लेफ्ट विद आई ओवर 4 पाई रॉ है, और उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा उस लिहाज से। सो वेल इट डिपेंड्स कि आप एक एंड को ले जाते हैं या दूसरे एंड को। जी बेटा, क्वेश्चन क्या था? कौन पूछ रहा था? अच्छा दानियाल, आप सर इसमें आप समझ में आ गए? क्वेश्चन आपका हो गया? जी सर समझ आ गया। ओके ठीक है जी। और कौन है? जी सर, इसमें क्वेश्चन ये था सर कि जो अल्फा 2 है सर, ये एक्सटीरियर होगा इंटीरियर होगा ना सर? अल्फा 2 इज इंटीरियर एंड अल्फा 1 इज एक्सटीरियर। ओके सर। या तो सर अल्फा 2 इसमें 0 डिग्री होगा और अल्फा 1 180 नहीं होना चाहिए सर? इस वाले इन्फिनिट के केस में जी सर, जिसमें माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी दोनों है। हाँ, तो वेल इसमें ठीक है, आप उसको स्विच ओवर भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि दोनों जानिब एक्सटेंड हो रहा है तो आपके उस फॉर्मूले में सिर्फ माइनस का फर्क आएगा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो एक अगर आप बिल्कुल बुक पे जो सर बुक पे जो एग्जांपल सॉल्व हुआ है उसमें ऐसे ही है कि अल्फा 1 सर 180 डिग्री है और अल्फा 2 0 डिग्री है सर। हाँ ठीक है, उसको आप उस तरह से ले लें, लेकिन इन एनी केस वन ऑफ द एंगल कुड बी 0, अदर वुड बी 180, वो रिवर्स हो जाएगा ज़ाहिर है। ठीक है, आई एग्री। जी और कोई और? शाबाश। इस पूरे आज के इस टॉपिक में अगर कोई सवाल आपका हो? नहीं? अच्छा, आज स्टूडेंट की तादाद बहुत कम क्यों है? उसकी वजह क्या रही? ओनली 24 स्टूडेंट्स विद अस। तकरीबन 80s में तो आप लोग होते थे। दानियाल, एनी आइडिया?
सर वैसे इन्फॉर्म सबको ये पता नहीं अब कम क्यों है, मेरे ख्याल में कुछ एरियाज में लाइट नहीं है इस वजह से शायद। अच्छा ठीक है, चलिए उनके लिए तो मैं ये ज़ाहिर है ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन चूँकि अच्छा दूसरा ये कि ये एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर हमें आप एक दिन कम से कम पहले बताया करें कि अगर आपने क्लास लेनी है। तो ये बात तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ और आप लोग आगे भी अपने कोलीग को बताइए कि सैटरडे तो हमारा फिक्स है। मैंने सुबह भी आप लोगों को सिर्फ एक रिमाइंडर कॉल दिया था। सैटरडे जो पिछली दफ़ा हमने 3:30 पे क्लास ली थी, आज 3 पे ले लिए, तो लेकिन सैटरडे हमारा फिक्स है। तो इसमें अगर मैं आप लोगों को नहीं भी बताऊं अगले सैटरडे तक, तो फिर आपको मैं 3 बजे आप लोगों का इंतज़ार करूंगा मैं। तो अब वो स्टूडेंट कह रहे थे कि आप हमें एक दिन पहले बता देते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप ये मैंने आपको बता दिया है सैटरडे, तो फिर आप लोग रेडी रहा करें। वो शायद इसलिए बता रहे थे कि जो आउट स्टेशन स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी प्रिपरेशन करनी होती है, इंटरनेट वगैरह की अवेलेबिलिटी का इशू है। सो आई एग्री, लेकिन मतलब मैं आज आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि सैटरडे हमारा फिक्स है। तो अब अगर किसी को प्रिपेयर करना है, इंटरनेट वगैरह रेडी करना है, तो आप भले ही फ्राइडे या सैटरडे आई मीन थर्सडे से आप उसकी तैयारी करना शुरू कर लीजिएगा। और अगर कोई स्टूडेंट अगले सैटरडे को हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो रहा, तो वो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर या जो ग्रुप में या किसी भी जगह पर गूगल क्लासरूम में अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि सर ये क्वेश्चन मेरा है, इसको एड्रेस कर दीजिएगा। आज भी जो मैंने शुरू में एक करेक्शन की है, ये इनफैक्ट किसी स्टूडेंट गर्ल्स स्टूडेंट की जानिब से ये पॉइंट पूछा गया था कि ये मैंने यहाँ पर म्यू नॉट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं, इनफैक्ट क्यों किया है मैंने, किताब में नहीं है। तो ये मैं उस क्वेश्चन के अगेंस्ट मैंने ये आज इसको एड्रेस किया है। तो इसी तरह से अगर कोई हमारे साथ है तो भी, और अगर नहीं है तो भी क्वेश्चन आप अपने ग्रुप के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, या मुझे प्राइवेटली भी आप बता सकते हैं। डिटेल आंसर रिक्वायर्ड होगा तो मैं उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा, लाइव सेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कोई आंसर रिक्वायर्ड होगा तो वो ज़ाहिर है ग्रुप पे ही मसला हल हो जाएगा। सो दैट्स अ होल थिंग्स। तो एक तो ये है कि सब लोगों को अब मैं ग्रुप के ऊपर भी मैं बता दूंगा, आप लोग भी बता दीजिए कि सैटरडे हमारा 1 घंटे या 1.5 घंटे का जो सेशन है वो फिक्स है। तो इसको पहले से अनाउंसमेंट उसकी ज़रूरत नहीं है। जी उसामा, आप कुछ पूछ रहे हैं? जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि अब आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, सिर्फ ऑनलाइन सेशंस ही होंगे? नहीं, मैं करूँगा। एक मैंने किया था मेरा ख्याल है ट्यूसडे को। उसके बाद फिर मुझे वक्त नहीं यस मिला, सर। तो आज ये चीज़ें मुझे रिकॉर्ड करनी थी, तो वो आज हो गई है। लेकिन मैं 2 लेक्चर का मेरे प्लान है कि हर हफ्ते आप लोगों को रिकॉर्ड, तो अब नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे को मैं आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स और रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा, और सेशन में हम उसे डिस्कस करेंगे, यही हमने सोचा था। लेकिन आज क्वेश्चन आंसर के बजाय टॉपिक्स मैं इसलिए डिस्कस किया मैंने कि वो एक लेक्चर आप लोगों को दिया था और एक मैं नहीं दे सका रिकॉर्डेड। लेकिन लाइव सेशन में तो हमारा यही ख्याल था कि हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो मैं दूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर इज़ देयर, लेकिन ये जो सेशन है ये उसके अलावा है। ओके राइट सर। तो और आप एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम अदर स्टूडेंट? जी यह सबकी बात समझ में आ गई? तो अगर बात सबके समझ में आ गई है तो किताब को आप खोलें, और जब भी आपको वक्त मिले, और वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स गिवन हैं, कुछ सॉल्व प्रॉब्लम है और कुछ चैप्टर के एंड के अंदर कुछ अनसॉल्व हैं, तो उसको आप इसी तरह से स्ट्रेट लाइन के जितने प्रॉब्लम्स हैं वो आप अब करना शुरू कर दें। अगर नॉन स्ट्रेट यानी अगर वो सर्कुलर लूप में है या फिर कोई और किसी कर्व शेप में है, तो फिर उसके लिए एक तरीका बिल्कुल अलग है। वो मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में या रिकॉर्डेड लेक्चर में मैं करवाऊंगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन की जितनी फाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट या इनफाइनाइट के केसेस हैं उसको अब आप लोग कर लीजिए। एंगल का मैंने कहा, इसमें एंगल कैसे डिफाइन करेंगे, विच इज़ AFI, ये बात अभी अपनी जगह मौजूद है। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं करूँगा तो मैं इसी पॉइंट से शुरू करूँगा ताकि वो भी पॉइंट क्लियर हो जाए। जी साबिर।
नो सर, मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, तो अब आप लोगों का अगर सवाल नहीं है तो मुझे जल्दी से ये बताइए कि शुरू में ये स्क्रीन पर ये लाइन, ब्लू लाइन किसने खींची है? शाबाश। कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ एज ए जस्ट फॉर फन के तौर पे पूछ रहा हूँ कि ये लाइन किसी से गलती से हो गई थी या किसी ने इंटेंशनली खींची? सर ये मेरे ख्याल में हम में से कोई कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन आ रहा नहीं है ये वो लाइन मैंने खींचने का। वो मैंने लाइन खींचने के बाद ऑफ किया है। पहले मैंने उसको ऑन रखा हुआ था, वो इसीलिए कि आप लोग भी स्क्रीन देखें। स्क्रीन पर ये मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आप लोगों को अलाउ करूं कि आप स्क्रीन पर लिख सकें, तो इसका फ़ायदा तो बहुत है। यानी जिस स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं, आप भी उस स्क्रीन पर किसी चीज़ को सर्किल कर सकते हैं या आप बता सकते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं आई। क्योंकि बहुत से चीज़ों को, जिस तरह अभी दानियाल ने क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि मुझे स्क्रीन शेयर करनी है, तो क्वेश्चन वो ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से उन्होंने किया है। तो अगर आपके लिए भी स्क्रीन के ऊपर लिखना आसान हो तो फिर आप अपने क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छी तरह से एड्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने वो ऑप्शन ऑन रखा था कि आप लोग भी स्क्रीन के ऊपर लिखें। लेकिन अगर ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन अगर आप बनाएंगे तो ये आप लोगों को नज़र आ रही है लाइन ब्लू कलर जी की? सर। जी सर। आ रही है ना? तो अब ये मैं पूछ रहा था कि जो स्टूडेंट अगर मुझे बता सके किसी से गलती से हो गई थी कि या मतलब इंटेंशन थी कि वो थोड़ी शरारत करे। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से बहुत दूर बैठा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। जी बता दो भाई, जब आप इतनी आप हिम्मत कर सकते हैं कि इसके ऊपर लाइन खींच रहे हैं तो अब आपको डर किस चीज़ का है? चलें, तो लेकिन ये फिर आइंदा ये ना करो, ठीक है? अभी मैंने वो ऑप्शन ही ऑफ कर दिया कि आप उसके ऊपर कुछ कर सकें। वरना ये आप अगर आइंदा कहेंगे कि सर आप मुझे हमें ऑप्शन दें कि ये इस स्क्रीन पर हमें लिखना है, तो फिर मैं कैसे ऑप्शन दे सकता हूँ? स्क्रीन पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक एकेडमिक माहौल के लिए ज़रूरी है कि आपको भी थोड़ा अपने आप को मोरली बाउंड करना होगा कि जब आप पढ़ रहे हैं और स्टूडेंट यहाँ पर सारे हैं, तो स्क्रीन को सिर्फ टीचर इस्तेमाल करेगा और आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आप को टीचर अलाउ करे। क्योंकि मेरे लिए तो बड़ा आसान है कि मैं सारे ऑप्शंस को यहाँ पर स्विच ऑफ कर दूँ और सिर्फ आप बस मेरी बातें सुनते चले जाएं। इवन माइक को भी परमानेंटली मैं ऑफ कर सकता हूँ, ये भी मेरे पास ऑप्शन है। तो फिर सवाल कैसे करेंगे आप? तो फिर जो इंटरेक्टिव सेशन है वो तो फिर नहीं होगा। तो इस लिहाज से अगर किसी से गलती से हुई है तो कोशिश करें कि ये ना करें, और अगर इंटेंशनली भी अगर किसी ने किया है कि वो बोर हो रहा था और उसने कहा होगा कि चलो ट्राई करें, तो ये ना करो बेटा, ठीक है? ये इट्स नॉट रियली गुड, क्योंकि ये मुनासिब बात नहीं। तो ओके, अगर आप लोगों की जानिब से कोई सवाल नहीं है तो फिर हम यहाँ से